हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने शुरू किया था पब्लिक एंटरप्राइजेस और हमने उसमें डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस कर लिया था। आज हम सेकंड शुरू करेंगे, स्टेटरी कॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है? देखो, ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है जिसे बाय लॉ हम क्रिएट करते हैं और इसकी कुछ अपनी पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं और फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट होती है। यानी अब मैं आपको बताऊं कि ये बेटर क्यों है डिपार्टमेंट ब्रेकिंग से। इसमें गवर्नमेंट की पावर भी है और कुछ इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। मतलब आपने एक सेपरेट यूनिट बना दिया जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट सेक्टर और उसको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी ताकि वो अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज अपने आप कर सके और गवर्नमेंट का भी यहाँ कंट्रोल रहेगा। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईडबी। अब ये सब क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेज है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंडर तो आते हैं लेकिन इनको थोड़ी सी फ्रीडम मिली हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इनके पास क्या है? पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इधर प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने आप ऑपरेट करता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट के अंडर भी ये आता है। अब आगे चलते हैं, क्या फीचर है इसकी। सबसे पहले फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होगा, उसके थ्रू ये बन जाएगा और उस एक्ट में स्पेशल बताया जाएगा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या पावर है और इस कॉर्पोरेशन के क्या फंक्शंस रहेंगे। देन ऑनरशिप, टोटली इसे ऑन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बाय द स्टेट का मतलब हुआ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको ऑन करती है और गवर्नमेंट की पावर होती है इसके प्रॉफिट्स को और लॉसेस को बियर करना। यानी इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे बियर कौन करेगा? गवर्नमेंट। देन कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा ये एक फर्क है इसमें। इसकी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिपार्टमेंटल की नहीं थी। डिपार्टमेंटल प्राइस किसके अंडर काम करता है? गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। जो मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है उसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसकी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, ये भी केस कर सकता है अपने नाम से। ये कॉर्पोरेशन अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और सेल भी कर सकता है। जैसे देखो ना, RBI है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सॉरी, जैसे बात कर रहे हैं तो अब जो हमारे दूसरे हैं क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो अपने नाम से सामान खरीद सकता है, बेच भी सकता है। तो लाइक दैट इनकी अपनी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस रहती है, जैसे LIC है। अब आगे चलते हैं सर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सर, this is usually independently financed. It obtained funds by borrowing from the government or through revenue derived from sale of goods and services to public. It has authority to retain its earnings and utilize them for its business. फाइनेंशियल इनको ऑटोनॉमी होती है, ये गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकते हैं और इवन ये अपना जो रेवेन्यू आता है, सामान वगैरह सेल करते हैं ना, उससे जो इनको इनकम आती है उसको भी यूज कर सकते हैं और अथॉरिटी होती है इनके पास कि अपनी अर्निंग को रिटेन करें और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करें। जैसे LIC है, LIC जो भी कमा रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं और उसको फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। ये इनको पावर होती है, ये अपनी रिटेन अर्निंग रख सकते हैं। जबकि डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में ऐसा नहीं था, उनका सारा पैसा कहां जमा होता था? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर, it is not subject to the government rules and regulation in the matter of accounting, budgeting, audit as applicable to departmental undertaking. जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ना बहुत ज्यादा ऑडिटिंग होती है, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होता है, क्योंकि वही पैसा देते हैं तो इसका वो हिसाब मांगते हैं। इतना ज्यादा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वो इसको नहीं मानने पड़ते। ठीक है, अपना रिकॉर्ड ये गवर्नमेंट को जरूर दिखाता है लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसको मतलब फ्रीडम मिली हुई है। स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, द स्टेटरी कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रेन्यूमरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब देखो, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में क्या होता था?
गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी अपने ऑफिशियल्स को, और जो हमारे सिविल सर्विस के रूल्स होते हैं भाई उनको फॉलो करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, एलएससी अपने बंदे अपने हिसाब से रिक्रूट करेगा, इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। यानी कि ये जो कॉर्पोरेशंस है अपने रूल्स हैं कि हमने बंदा कैसे रिक्रूट करना है, उसे कितनी सैलरी देनी है, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करेगा? खुद। फिर उसके बाद इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसे मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का भी थोड़ा रोल रहता है। However, there is no government interference in the routine working. लेकिन रूटीन वर्किंग में गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन रूटीन एक्टिविटी में कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। अब आता सर इसके बेनिफिट क्या है, व्हाट आर मेरिट्स? सो नंबर 1, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, डे टू डे एक्टिविटीज आप खुद परफॉर्म करते हो, आपको बार बार कोई डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको थोड़ी ऑटोनॉमी मिली हुई है। गवर्नमेंट की जो जैसे हमारा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पर नहीं है। तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने आप डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। Then administrative autonomy. A public corporation is able to manage its affairs with independence and flexibility. वही पॉइंट आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनॉमी मिली हुई है, अपने डिसीजन ये खुद ले रहे हैं, अपने फंक्शन ये खुद परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जब मैं अपने काम खुद कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी की को बाउंडेशन नहीं है। फिर आता मेरे बच्चे क्विक डिसीजन। अब डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो रेटिपिज्म जो हमारा पता था रेटिपिज्म में क्या होता है, तो फाइलें में टेबल लगा हुआ है और पड़ी हुई है, वहीं काम डिले हो रहा है। यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि रेटिपिज्म नहीं है, क्योंकि फाइल वर्क कम होता है, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज भी कम है, और इसीलिए काम फटाफट हो जाता है, डिसीजन फटाफट ले लिए जाते हैं। देन सर्विस मोटिव। अब देखो एक्टिविटी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की है ना, आर डिस्कस इन पार्लियामेंट एंड इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। अब LIC है या हमारा SBI है या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमने जो बनाए हैं, सर उनका मेन मकसद ठीक है प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। यानी कहीं ना कहीं सर्विस मोटिव भी इनका रहेगा। अकाउंटेबिलिटी, it is accountable to parliament, ensure that it is not managed against the public interest। और ये किसके लिए अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, तो पार्लियामेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। क्लियर बच्ची? फिर आता है आगे चले एफिशिएंट स्टाफ। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या अपने हिसाब से स्टाफ को अपॉइंट करते हैं और उसको अच्छी फैसिलिटीज देते हैं और एक एफिशिएंट टीम अपनी रेडी करते हैं। क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट का तो कंट्रोल है नहीं, तो अपने हिसाब से जो इनको बेस्ट इंप्लॉइज चाहिए उस हिसाब से ये रिक्रूटमेंट करेंगे, बढ़िया सैलरी देंगे, बढ़िया कंडीशंस देंगे, तो एक अच्छा एफिशिएंट स्टाफ इनके पास होता है। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट and also the representative of various groups such as labor, consumer, nominated by the government। कहते हैं नॉर्मली इसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। फिर कुछ लोगों को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जैसे एक बंदा लेबर को रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के यहाँ पे लोग होते हैं, यानी इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है, क्या इसकी डीमेरिट्स क्या है। लिमिटेशन आ जाए, डीमेरिट्स आ जाए, एक ही बात होती है। सबसे पहले थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। कहता है ये जो ऑटोनॉमी है ना, ये थ्योरेटिकल है। क्या कहा जाता है, इसको पूरी ऑटोनॉमी है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सर ये थ्योरेटिकल है, इन रियलिटी इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही है, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर अपना डिसीजन इंपोज करती रहती है। तो यानी पूरा फ्रीली हम बोले ये डिसीजन ले पाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आता है आगे चले सेकंड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। डेफिनेटली सर इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली जब आपने बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन लेने होते हैं या बहुत सारे फंड्स वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो गवर्नमेंट जरूर इंटरफेयर करती है। हमारे नेता अपने आप बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, भाई बहुत सारा फंड्स उनको अलॉट होने वाला है,
बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली दे इंटरफेयर। देन अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। अब इसमें कई बार क्या दिया जाता है कि ये जो इनको ऑटोनॉमी मिली होती है उसको कई बार मिसयूज करते हैं, एंड दे इंगल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन, और जो कि कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट है। जैसे मान लो इनको कोई ठेका वगैरह देना है, कोई ऑर्डर वगैरह देना है, टेंडर वगैरह निकला, तो सम टाइम करप्शन लेके ये बायस हो जाते हैं और किसी गलत बंदे को भी ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई टेंडर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार क्योंकि इनको ऑटोनॉमी मिली हुई है, थोड़ी पावर तो इनके पास है ही है, सम टाइम दे मे यूज दैट ऑटोनॉमी नॉट इन ए प्रॉपर वे, और फिर कुछ माल प्रैक्टिसेस करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, और जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम्पिटेंट डायरेक्टर। अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है भाई? गवर्नमेंट। और कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट इनको वो लोगों को अपॉइंट कर देती है जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, टैलेंट नहीं होता, और वो लोग फिर अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पाते, और आपको वो इनकम्पिटेंट डायरेक्टर्स मिल जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टर किसने अपॉइंट करने हैं? गवर्नमेंट ने। तो मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए जो कहीं भी प्रॉपर ट्रेन नहीं, एजुकेटेड नहीं, क्वालिफाइड नहीं, तो वो अच्छे से उसको नहीं चला पाएंगे। देन आगे चलते हैं। फिर आता है इनएफिशिएंसी। सर डेफिनेटली सर, पब्लिक जो कॉर्पोरेशंस होते हैं इतना कंपटीशन नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए ये इनकी जो काम होता है थोड़ा सा एफिशिएंसी के साथ उतना नहीं हो पाता। देखो ना, एफिशिएंसी कब आती है? जब कभी कंपटीशन होता है। इनको कंपटीशन तो करना ही नहीं है, प्रॉफिट इनका मोटिव ही नहीं है, तो वो स्पिरिट नहीं होती है, तो कंपैरेटिवली ये उतने एफिशिएंट नहीं होते जितने प्राइवेट सेक्टर होते हैं। इज इट क्लियर? अब आप खुद देखो ना, अगर बैंकिंग को ही देखें तो जितने हमारे बैंक प्राइवेट सेक्टर के एफिशिएंट हैं उतने पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़ा एफिशिएंट है। देन मोनोपोली प्राइसिंग। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास मोनोपोली होती है, समटाइम दे मे चार्ज हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर to cover up their inefficiency because of their monopoly enjoyed by them। क्या मतलब हुआ? क्योंकि इनकी मोनोपोली है, कोई और तो ये चीजें प्रोवाइड करने वाला नहीं है, और इनएफिशिएंट होते हैं, खर्चा इनका ज्यादा होता है, तो उसे कवर करने के लिए कई बार क्या करते हैं, ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो LIC वाले हैं, अपने इंश्योरेंस का रेट बढ़ा दें, भाई मान लो कवर नहीं कर पा रहे, अच्छे से प्लानिंग नहीं है उनकी, तो कैसे कवर करेंगे? अब मोनोपोली है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, वो इनके साथ डील करेगा। ये आपको देखो ना, इंश्योरेंस कराना होता है ना कहीं दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट के पास हम इंश्योरेंस कराएंगे तो ये सिक्योर है एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज। दिमाग में कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है, तो हमको पता है हमारी इसमें मोनोपोली है एंड दे में चार्ज मोर प्राइस, ये भी इनका एक लिमिटेशन रहता है। फिर आता है रिजिड स्ट्रक्चर। अब सर इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं ना सर, इन्हें कौन डिफाइन करता है? एक्ट, और जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ होता है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज होगा भी तो दोबारा आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा से वो एक्ट को पास करवाना पड़ेगा, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक बार इसकी ऑब्जेक्टिव पावर डिसाइड हो गई, दैट इज द फिक्स, रिचीट है। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको दोबारा से उस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करना आपके लिए इतना आसान नहीं होता। अब आती है मेरे बच्चे, नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट कंपनी। हमने बात की थी ना, पब्लिक सेक्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, सेकंड कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अ गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or by one or more state governments। पब्लिक कंपनी की सबसे पहली कंडीशन, गवर्नमेंट का शेयर इसमें कम से कम कितना होगा? 51%। यानी कि 49% जो पेड अप कैपिटल है वो प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट इंडिविजुअल की, इंस्टीट्यूशंस की हो सकती है।
शेयर इसके जो कंपनी के होते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसके नाम से खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, दैट्स ऑल, उसके वो शेयर उसके अंडर है। इज इट क्लियर? नाम नहीं लिखा होता, प्रेसिडेंट तो चेंज होता रहता है ना, क्या लिखा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसके पास कंपनी के शेयर रहेंगे। एंड सच एंटरप्राइज आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज बिकॉज गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज मेजर कंट्रोल ओवर इट्स मैनेजमेंट। क्यों कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी? क्योंकि मेजर शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको मेनली कंट्रोल कर रही होती है, तो दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। किसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? ये कंपनी एक्ट। जो नॉर्मल कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनी वैसे रजिस्टर्ड होती है, बस इसे गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजर शेयर गवर्नमेंट के। अब बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, भेल भारत हैवी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, सेल, भेल, ऑल आर। अब फीचर्स क्या होती है? सबसे पहली फीचर्स होती है ऑनरशिप। एटलीस्ट 50% पेड अप कैपिटल किसके पास है भैया? गवर्नमेंट के पास है। इट मींस 49% तक शेयर प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं। सेपरेट एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी की भी अपनी सेपरेट एंटिटी है, यानी कि अपने नाम से ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, गवर्नमेंट कंपनी पे केस किया जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनी किसी पे केस कर सकती है। फिर सर आगे चलते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सर इसकी जो मैनेजमेंट है वो कैसी है? प्रोफेशनल। यहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आर शेड्यूल्ड आर प्रोफेशनल मैनेजर। यहां पे जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे ना, दे आर प्रोफेशनल। यहां पे गवर्नमेंट ऐसा वैसा कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉपरली प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने पूरा कंपीट करना है प्राइवेट कंपनीज के साथ। गेटिंग? तो यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट होती है प्रोफेशनल होती है। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर। सो गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट लॉज एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि पूरी स्ट्रिक्ट उनको अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, हर चीज अपनी चेक करानी पड़ती है, ऑडिटिंग होती है। सर ऐसा यहाँ पर नहीं है। These are governed by the provision of Company Act and other relevant act. यानी इनके ऊपर कुछ जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होती थी। फिर आगे चलते हैं, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। द मिनिस्ट्री में इश्यू डायरेक्टर्स एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट जो कंपनी है ये भी किसी न किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होती है, और वो जो मिनिस्ट्री है वो अपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और अपनी डायरेक्शन वगैरह देते रहते हैं, और एज्यूम कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर ओवरऑल उसको सुपरवाइज कर रहा है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरिंग पावर, यानी किसी से पैसा बोरो कर सकते हैं। इट कैन रेज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। अपने शेयर वगैरह भी, बेल सेल के शेयर आते हैं ना मार्केट में, मैंने भी खरीदे हुए हैं, तो वो अपने शेयर भी सेल कर सकते हैं। एंड इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ कंपनी। और जो इनकी इनकम आ रही है इसको ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इनको गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसको जमा कराना कोई जरूरी नहीं है। देन एफिशिएंट स्टाफ। रिक्रूटमेंट जो रेम्यूनरेशन होती है गवर्नमेंट कंपनी की इंडिपेंडेंट होती है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, एंड दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विस रूल्स। इसीलिए डेफिनेटली ये बड़े अच्छी तरीके से चेस करके अच्छे बढ़िया लोगों को अपॉइंट करते हैं, और इनका स्टाफ कंपैरेटिवली एफिशिएंट होता है। अकाउंटेबिलिटी। सो द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसके बारे में अपना बताते हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं, मतलब पूरी जो अपनी रिपोर्ट है अकाउंटिंग वगैरह की ये प्रेजेंट
तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, जहां ये बताते हैं हमने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब बात आती है मैरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहली मैरिट, इजी फॉर्मेशन। भाई इसको बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। There is no need for separate legislation of the parliament for its formation. It can be established by fulfilling the requirement of Indian Company Act. जैसे हम इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को खोलते हैं ना, सेम वे वी कैन ओपन दैट। इसके लिए कोई पार्लियामेंट एक्ट पास होने की जरूरत नहीं है, इजीली इसको बनाया जा सकता है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इस मैनेजमेंट डिसीजंस में, डेली रूटीन के डिसीजंस में ये अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई इनको गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं रहता, गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती। देन इंडिपेंडेंट स्टेटस, इनका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है, अपने बिहाफ पर ये प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, केस भी कर सकते हैं, इनके ऊपर केस हो भी सकता है। देन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी मैनेज फाइनेंस अथॉरिटी जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जैसे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करती है ना, जैसे वो मैनेज की जाती है, फाइनेंस की जाती है, ऑडिट किया जाता है, सेम वे इट डू। यानी इसके पास बहुत ज्यादा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, यानी फ्रीडम है ऑपरेशन की, आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। यू बिहेव जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है। एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड एनुमरेशन, तो ये बड़े अच्छे से सिलेक्ट करते हैं स्टाफ को, स्पेशलाइज्ड पीपल्स रखते हैं, प्रोफेशनल लोगों को रखते हैं, तो कंपैरेटिवली इनका स्टाफ बहुत एफिशिएंट रहता है। देन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में प्लेस की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से कॉशियस रहते हैं कि इनको अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, तो ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करते कि कल को इनको क्रिटिसाइज किया जाए। अकाउंटेबल तो है ही है ना, अपनी रिपोर्ट इनको प्रेजेंट करनी है पार्लियामेंट में, और वहां पे इन पे क्वेश्चन हो सकता है अगर कुछ गलत किया तो इसलिए अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं, टिल दे आर अकाउंटेबल। देन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, एक पॉइंट दोबारा आ गया, इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये अपने बेस पे कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इवन कि अपने शेयर्स भी होते हैं कंपनी के जो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। देन प्रिवेंट अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, द गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड गुड एंड सर्विस टू कंज्यूमर एट ए रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट की कंपनी है ना, तो मेन मोटिव क्या है कि लोगों को जो सामान प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल प्राइस पे करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं सर, अब आती है डी मैरिज। सर डी मैरिज क्या है इस कंपनी की? सबसे पहले सर ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, फिर वही बात आ गई यहां भी, ठीक है, हमने कह दिया फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। इन प्रैक्टिस गवर्नमेंट क्योंकि मेजर शेयर होल्डर होती है, तो गवर्नमेंट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा रखती है, कंट्रोल करती है, इंटरफेयर भी करती है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वही बात आ गई कि भी डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर ये समझते कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, एंड दे रियली इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, और फिर उस केस में ये अच्छे से काम नहीं कर पाते, खोल के काम नहीं कर पाते। देन बोर्ड एक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें लोग कौन से होते हैं? मेनली गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये डायरेक्टर हमेशा कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को प्लीज करने की, रेदर देन इंप्रूविंग देयर एफिशिएंसी। इनका मेन मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट को खुश करें, मिनिस्टर्स को खुश करें, इस पे काम कम करते हैं कि कंपनी को इंप्रूव कैसे किया जाए। देन लैक ऑफ रेलेवेंस ऑफ प्रोविजन, the government is the only shareholder in some of the company, thus provision of company act do not have much relevance। कहते कुछ गवर्नमेंट कंपनी तो ऐसी है जहां मेन शेयर किसके है? सारे के सारे गवर्नमेंट के हैं, तो सारे शेयर गवर्नमेंट के हो गए, तो फिर वो कंपनी बनाने का रेलेवेंस ही क्या थी? हमने गवर्नमेंट कंपनी किस लिए बनाई? इट बिहेव लाइक प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब कुछ ऐसी कंपनी है जहां पे मेजर शेयर होल्डर या ओनली शेयर होल्डर कौन है?
गवर्नमेंट, और 95% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो फिर वो रेलेवेंस ही नहीं रही, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया ही क्यों गया? इससे बेटर क्या करते इसको? डिपार्टमेंट एंटरप्राइज देते, क्यों उसको कंपनी नाम दिया? समझा रही? कंपनी नाम देने का मकसद क्या था? इसको हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे प्राइवेट कंपनी को। तो वो रेलेवेंसी यहां पर खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट ही अकेली शेयर होल्डर है। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, इट शुड बी अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, however it is not answerable directly to parliament due to ineffective government control। भाई यहाँ पे ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रही है तो गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए इसको, बट ये आंसरेबल, बट इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट ड्यू टू इनइफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग बनी है तो पार्लियामेंट के पास के कंट्रोल में ये डायरेक्टली आंसरेबल, मतलब पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया इनको? कंपनी एक्ट के। देखो ना, पैसा लगा सारा गवर्नमेंट का, तो कायदे से इसको अकाउंटेबल होना चाहिए था, लेकिन क्यों कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आ गई तो इसकी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है। डिफेक्ट ऑफ मेन पर्पस, being a major shareholder, the government control the whole management and administration of the company, it defeat the main purpose of registering it under the company act। वही बात आ गई भाई, सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहे हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, बीइंग द मेजर शेयर होल्डर। तो फिर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाने का फायदा ही क्या हुआ? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाने का फायदा ये था कि गवर्नमेंट कंपनी बिहेव लाइक प्राइवेट कंपनी, चाहे मिनिमम इंटरफेरेंस हो, फ्रीडम हो, ऑटोनॉमी हो, खुल के काम कर सके। जब हर समय गवर्नमेंट ही इसको मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, फिर कंपनी बनाने का फायदा ही क्या हुआ? अब यहां पर क्वेश्चन आता है, ये हम बिल्कुल तो कल ही करेंगे। तो आई थिंक विद दिस गवर्नमेंट कंपनी इज ओवर। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।